क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब कभी आपको किसी सरकारी प्रमाण पत्र या कोई अन्य लोक सेवा जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और आप इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए इन सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी को अपने आवेदन प्रस्तुत करते हैं ताकि आप एक निश्चित समय अवधि के अंदर इन दस्तावेजों या सेवाओं को प्राप्त कर सकें, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी आपके आवेदन की कोई सुनवाई नहीं होती है या बिना कोई कारण बताए आपके आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है, जिससे आप बहुत निराश होने के साथ ही इस शासन व्यवस्था से नाराज भी होते होंगे और फिर कहीं ना कहीं आप इन सब की शिकायत करना चाहते हैं। यदि 2010 से पहले की बात करूं तो शायद उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 2010 में एक अधिनियम लाया गया जिसे इन सभी समस्याओं को समाधान प्राप्त किया जा सके और एक आम व्यक्ति का शासन व्यवस्था से भरोसा ना उठे। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। जय हिंद ऑल ऑफ यू, मैं हूं सिद्धार्थ यादव और आपका स्वागत करता हूं सिद्धार्थ यादव एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। बात करूं इस अधिनियम के बारे में तो इस अधिनियम का नाम मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 है। इस अधिनियम की शुरुआत में ही उसके उद्देश्य के बारे में बताया गया है, जो कि है राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना तथा उसे संसक्त तथा अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। अब जो पहली लाइन है वह तो सीधी ही है कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश राज्य की जनता है उसे निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना है, लेकिन जो दूसरी लाइन है कि उससे संसक्त तथा अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम, तो यह लाइन थोड़ी समझने में मुश्किल होती है। तो इसे एक उदाहरण के तहत समझ लेते हैं। मान के चलिए कि किसी अधिकारी के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि एक आम व्यक्ति के द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। तो देखा जाए तो रिपोर्ट का मुख्य मुद्दा है कि एक अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है एक आम व्यक्ति के द्वारा, लेकिन जब उस आम व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वह आम व्यक्ति किसी लोक सेवा को प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर चुका था उस अधिकारी को, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उस अधिकारी के द्वारा उसकी समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया है, जिससे त्रस्त होकर उसने ऐसा कदम उठाया। तो देखा जाए तो मुख्य मुद्दा उस अधिकारी के साथ हुए अभद्र व्यवहार का है, लेकिन यदि हम जुड़े हुए मुद्दे की बात करें तो उस अधिकारी के द्वारा जो लोक सेवा प्रदान करनी चाहिए थी एक आम व्यक्ति को, वह प्रदान नहीं की गई है। तो यह एक जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसी जुड़े हुए मुद्दे को यहाँ पर संसक्त तथा अनुषंगिक विषय के रूप में दर्शाया गया है और ऐसे विषयों पर भी यह अधिनियम लागू होता है, यह बताया गया है इस उद्देश्य में। अब यदि मैं इसकी धाराओं की बात करूं तो इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 11 धाराएं हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चूंकि इस अधिनियम को लेकर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में चर्चा कीजिए या इनके जो प्रमुख प्रावधान हैं उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपको इसकी जो इस अधिनियम की जो धाराएं हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसीलिए इस अधिनियम के अंतर्गत जो एक एक धारा है उसे पूरा कवर करेंगे ताकि आप इन धाराओं को समझते हुए इसके जो प्रावधान हैं इसे काफ़ी अच्छे से लिख सकें। बात करते हैं इसकी सबसे पहली धारा की। तो पहली धारा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यह जो धारा है यह लगभग हर एक अधिनियम में कॉमन होती है। संक्षिप्त नाम की बात करूं तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010। इसके विस्तार की बात करूं तो इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। और बात करें इसके प्रवत्त होने की तो यह अधिनियम जब प्रवत्त होगा जब राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी कि जब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे गैजेट में नोटिफाइड किया जाएगा तब यह प्रवत्त हो जाएगा। अब प्रवत्त होने की तारीख जो है वह है 25 सितंबर 2010। इसे आप एक अलग जगह लिख सकते हैं।
बात करें धारा 2 के बारे में, तो धारा 2 को समझने से पहले आप एक कंडीशन समझते हुए चलिए ताकि आपको आसानी हो इस अधिनियम के अंतर्गत जो आगे आने वाली धारा है उसे समझने के लिए। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी लोक सेवा को प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि कोई आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, ऐसी कोई भी लोक सेवा प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को जो ये लोक सेवाएं प्राप्त करना चाहता है, ऐसे पात्र व्यक्ति को कहा जाता है पात्र व्यक्ति, यानी कि एलिजिबल पर्सन। वहीं जो यह पात्र व्यक्ति जिस सेवा को प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन जिस अधिकारी को प्रदान करता है, उस अधिकारी को कहा जाता है पदाभिहित अधिकारी, यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब एक कंडीशन लीजिए कि इस पात्र व्यक्ति के द्वारा इस पदाभिहित अधिकारी को आवेदन दिया गया, लेकिन इस पदाभिहित अधिकारी के द्वारा इस आवेदन का कोई भी निराकरण नहीं किया गया, या इसकी जो कार्यवाही थी, इसका जो कर्तव्य था वो इसने नहीं निभाया, तो यह पात्र व्यक्ति इस सारी घटना को लेकर अपनी अपील प्रदान कर सकता है प्रथम अपील अधिकारी को, और यह प्रथम अपील अधिकारी इस अपील को अपने संज्ञान में लेते हुए आगे का निर्णय देगा। यदि प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा ऐसा निर्णय दिया जाता है कि जो इस व्यक्ति को सेटिस्फाइड हो, यानी कि जिससे इसकी समस्या का समाधान हो जाए, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा जो दिया गया निर्णय है उससे यह संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो यह पात्र व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर द्वितीय अपील प्राधिकारी, यानी कि सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। तो इस अधिनियम में हम इन्हीं सारी कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे मैंने एक संक्षिप्त रूप में यहाँ पर बता दिया है। देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे परिभाषाओं के बारे में। यह जो धारा है यह भी हर एक अधिनियम में लगभग सिमिलर होती है। यहाँ पे मैं बात करूँ परिभाषाओं के बारे में, तो यहाँ पे प्रमुख शब्दावली जो इस अधिनियम के अंतर्गत उपयोग की गई है उसको परिभाषित किया गया है। परिभाषित शब्दावली में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है पदाभिहित अधिकारी, यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर। यह जो पदाभिहित अधिकारी है यह अधिसूचित किया गया है धारा 3 के अंतर्गत, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 3 है वहाँ पर इस पदाभिहित अधिकारी या डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अधिसूचित किया गया है, नोटिफाइड किया गया है। लेकिन यदि मैं इस पदाभिहित अधिकारी के काम की बात करूँ तो ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवाओं को प्रदान करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, उसे पदाभिहित अधिकारी कहा जाता है। वहीं बात करें पात्र व्यक्ति, तो मैंने बताया कि जो भी अधिसूचित सेवा है धारा 3 के अंतर्गत जो अधिसूचित सेवाएं हैं उनको प्राप्त करने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति कहलाता है पात्र व्यक्ति, जो कि कोई भी लोक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र हो। बात करें अगली परिभाषा के बारे में, तो यहाँ पर है प्रथम अपील अधिकारी। प्रथम अपील अधिकारी जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जब यह पात्र व्यक्ति इस पदाभिहित अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करता है, लेकिन यह पदाभिहित अधिकारी इस व्यक्ति के आवेदन का कोई समाधान नहीं करता है, तो यह पात्र व्यक्ति अपनी अपील किसके पास ले जा सकता है? प्रथम अपील अधिकारी। यह प्रथम अपील अधिकारी इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है और इसे परिभाषित किया गया है धारा 2 की उपधारा ग, यानी कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन सी में। अब बात करें कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित होना, ये जो विहित है इसे परिभाषित किया गया है धारा 2 के उपधारा घ, यानी कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन डी में। वहीं जो यह पात्र व्यक्ति अपनी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन को इस पदाभिहित अधिकारी को सौंप रहा है या प्रदान कर रहा है, तो जिन सेवाओं को प्राप्त करने की यह मांग कर रहा है वह सेवाएं प्राप्त करने के लिए इसे कहाँ पर अधिकार दिया गया है? तो यह अधिकार प्रदान किया गया है धारा 4 के अंतर्गत, यानी सेक्शन 4 में। यहाँ पर जो पात्र व्यक्ति है वो सेवा को प्राप्त करने का अधिकार रखता है और यह अधिकार उसे मिला है धारा 4 के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत। और इस सेवा के अधिकार को परिभाषित किया गया है धारा 2 की उपधारा इंगा, सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है उसके सब सेक्शन ई में, जो कि है राइट टू सर्विस। इसके बाद हम बात करते हैं सेवा के बारे में, जो परिभाषित है धारा 2 के अंतर्गत च, यानी कि सेक्शन 2 के अंडर में बात करें तो एफ में ये सेवाएं भी परिभाषित की गई हैं या अधिसूचित की गई हैं धारा 3 के अंतर्गत। वहीं बात करें कि यदि जो प्रथम अपील अधिकारी है यह इस पात्र व्यक्ति का समाधान नहीं कर पाता है, समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो यह पात्र व्यक्ति इस प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर भी
अपनी अपील दर्ज करा सकता है, और यह जहां दर्ज कराता है अपनी अपील वह होता है द्वितीय अपील प्राधिकारी यानी कि सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। और यह द्वितीय अपील प्राधिकारी भी परिभाषित किया गया है धारा 2 की उपधारा 6 यानी कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन जी में। इसके अलावा जो राज्य सरकार इन सभी व्यक्तियों को अधिसूचित करती है, यह राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार है। इसे परिभाषित किया गया है धारा 2 के अंतर्गत जा यानी कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन एच में। बात करें धारा 2 के अंतर्गत उपधारा झा के बारे में, तो यहाँ पर जो पदाभिहित अधिकारी है, ये जो पदाभिहित अधिकारी यह इस व्यक्ति को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करेगा। यह जो निश्चित की गई समय सीमा है ये परिभाषित की गई है धारा 2 के उपधारा झा यानी कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन आई में। यह जो निश्चित की गई समय सीमा है यह भी धारा 3 यानी कि सेक्शन 3 के अंतर्गत अधिसूचित की गई है। अब बात करते हैं धारा 3 के बारे में यानी सेक्शन 3 के बारे में। धारा 3 के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सेवाओं यानी कि सर्विसेज, पदाभिहित अधिकारियों यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, प्रथम अपील अधिकारियों यानी कि फर्स्ट अपील ऑफिसर्स, द्वितीय अपील प्राधिकारी यानी कि सेकंड अपीलेट अथॉरिटी तथा निश्चित की गई समय सीमा यानी कि स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट्स, इन सभी को अधिसूचित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है धारा 3 के अंतर्गत। वहीं इन सब पर यह अधिनियम लागू होगा यह भी बताया गया है धारा 3 में यानी कि सेक्शन 3 में। बात करते हैं धारा 4 के बारे में, तो यह धारा जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है पात्र व्यक्ति से। वो कैसे भला? तो देखिए, जो यह पात्र व्यक्ति किसी लोक सेवा को प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, तो यह जो लोक सेवा प्राप्त करना चाहता है यह प्राप्त करने का अधिकार उसे किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है धारा 4 के अंतर्गत कि यह पात्र व्यक्ति एक निश्चित की गई समय सीमा के भीतर उस सेवा को प्राप्त कर लेगा जो धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित की गई हैं। वहीं हम बात करें धारा 5 के बारे में, तो धारा 5 की 2 उपधाराएं हैं, एक एक करके समझेंगे। अभी हम समझने वाले हैं धारा 5 की उपधारा 1 यानी कि सेक्शन 5 की सब सेक्शन 1 के बारे में। देखिए, जो धारा 5 है वह जुड़ी हुई है पदाभिहित अधिकारी से। जी हाँ, वो कैसे? देखिए, ये पात्र व्यक्ति ने अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया इस पदाभिहित अधिकारी को कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर उसे वह सेवा प्रदान की जाए, लेकिन यह सेवा प्रदान करने की जो तारीख है वह कब से लागू होगी उसके लिए बताया गया है धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत। यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए कि यह जो पात्र व्यक्ति है इसने अपने लोक सेवा को प्राप्त करने के लिए जो आवेदन है इस पदाभिहित अधिकारी को प्रदान किया। तो इस पदाभिहित अधिकारी को जिस तारीख से प्रदान किया तभी से जो निश्चित की गई समय सीमा थी वह प्रारंभ हो जाएगी। एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या? मान के चलिए कि इस पदाभिहित अधिकारी ने पात्र व्यक्ति के द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है इस आवेदन को प्राप्त करने के लिए एक प्राधिकृत अधिकारी पहले से नियुक्त किया हुआ है। जी हाँ, ये वो व्यक्ति है जो इस पात्र व्यक्ति के द्वारा दिए गए आवेदन को प्राप्त करता है। मतलब ये जो आवेदन है वह इस पदाभिहित अधिकारी को प्रदान नहीं कर रहा है, इस प्राधिकृत अधिकारी को प्रदान कर रहा है। तो चाहे यह पात्र व्यक्ति इस पदाभिहित अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करे या यह पात्र व्यक्ति इस प्राधिकृत अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करे, वह जिस भी तारीख को, यहाँ पे जो भी डेट होगी, जिस भी तारीख को यह पात्र व्यक्ति इसको अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा तभी से निश्चित की गई समय सीमा प्रारंभ हो जाएगी और इस पदाभिहित अधिकारी या इस प्राधिकृत अधिकारी को वह आवेदन अभिस्वीकृत करना होगा। यह भी बताया गया है धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए, निश्चित की गई समय सीमा अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए यथा अपेक्षित आवेदन जो पदाभिहित अधिकारी या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगा, जो कि अभी मैं बता चुका हूँ।
ऐसे आवेदन को की सम्यक रूप से अभिस्वीकृति दी जाएगी, मतलब कि एक्नॉलेज किया जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं धारा 5 की 2 के बारे में। अब देखिए यहां पर अगली कंडीशन क्या है वह समझिए कि इस पात्र व्यक्ति के द्वारा या तो पदाभिहित अधिकारी को आवेदन दिया गया या इसके द्वारा जो प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति था उसे यह आवेदन प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पर पूरा निर्णय लेने का अधिकार किसको है? पदाभिहित अधिकारी को। तो धारा 5 इसी के निर्णय के बारे में बात करती है कि पदाभिहित अधिकारी उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने की निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा, और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा। समझिए यहाँ पर या तो ये पदाभिहित अधिकारी इस व्यक्ति को सेवा प्रदान कर देगा, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि ये जो अधिकारी है ये सेवा प्रदान नहीं करता है और आवेदन को क्या कर देता है? नामंजूर कर देता है, और नामंजूर करने की स्थिति में क्या बताएगा? कारण भी बताएगा। तो ये कहलाती है कंडीशन सेकंड। सो होपफुली धारा 5 की उपधारा 2 समझ में आ गई होगी। अब यहाँ यदि हम देखें कि जब उस पदाभिहित अधिकारी के द्वारा निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान कर दी जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है और जो कारण आवेदन नामंजूर करने का बताया जाता है वो इस पात्र व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करता है, तब यह व्यक्ति अपने आवेदन को, अपनी अपील को कहीं और दर्ज करा सकता है। वह कहाँ करा सकता है इसके बारे में बताया गया धारा 6 के अंतर्गत। तो हम पढ़ेंगे अब धारा 6। धारा 6 की उपधारा 1 को समझेंगे। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं धारा 6 की उपधारा 1 के बारे में। धारा 6 की उपधारा 1 क्या कहती है वह समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि या तो यह पदाभिहित अधिकारी एक निश्चित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान कर दे या निश्चित समय सीमा के अंदर ही आवेदन नामंजूर कर दे और उसके कारण को भी बताए। लेकिन दूसरी एक और कंडीशन है। यह कंडीशन यह है कि निश्चित समय सीमा, अब जो धारा 6 की उपधारा 1 है वो क्या कहती है कि या तो इसने निश्चित समय सीमा के भीतर इस व्यक्ति को अपना जो कर्तव्य है पालन नहीं किया या सेवा प्रदान नहीं की, या आवेदन नामंजूर कर दिया जिससे यह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में जब इस व्यक्ति के द्वारा, मान के चलिए जो पदाभिहित अधिकारी है इसने आवेदन नामंजूर किया और जिस भी डेट में यह आवेदन नामंजूर किया गया है, जिस भी तारीख में यह आवेदन नामंजूर किया गया है उस तारीख से 30 दिन बाद तक, और यदि मैं बात करूं कि इस पदाभिहित अधिकारी ने जितनी भी समय सीमा प्रदान की थी उस सेवा को प्रदान करने के लिए उस निश्चित की गई समय सीमा के अवसान होने पर, मतलब कि उस निश्चित की गई समय सीमा के खत्म होने पर, जिस भी तारीख को वह खत्म होगी उसके 30 दिनों के अंदर इस पात्र व्यक्ति के द्वारा इस प्रथम अपील अधिकारी को अपनी अपील प्रदान की जा सकती है। यह बताया गया है धारा 6 के 1 में। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, समझिए यहाँ पे कि या तो ये आवेदन नामंजूर कर दे और या तो निश्चित समय सीमा के भीतर इसको सेवा प्रदान ना करे, तब आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा। तो यहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी को अपील करने की जो शक्ति है पात्र व्यक्ति के पास, वो किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? धारा 6 की उपधारा 1 यानी कि सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 में। अब यहाँ पर एक और कंडीशन याद रखिएगा कि मान के चलिए कि ये जो पात्र व्यक्ति है ये 30 दिनों में इस प्रथम अपील अधिकारी को अपनी अपील दर्ज नहीं करा पाता है, मतलब अपनी अपील या अपने आवेदन को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तब यदि यह पात्र व्यक्ति कोई ऐसा कारण इस प्रथम अपील अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर दे जिसकी वजह से प्रथम अपील अधिकारी संतुष्ट हो जाए कि किसी ठोस कारण की वजह से ही यह पात्र व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो
30 दिन गुजरने के बाद भी प्रथम अपील अधिकारी इसके आवेदन को मान लेगा। उदाहरण के लिए, इस पात्र व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है या इसको कोई बीमारी हो जाती है या अस्वस्थ होने के कारण यह अपने आवेदन को प्रस्तुत नहीं कर पाता है प्रथम अपील अधिकारी के पास, तो जब यह पात्र व्यक्ति अपने मेडिकल सर्टिफिकेट इस प्रथम अपील अधिकारी को दिखाएगा तो प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी उसके आवेदन को स्वीकार कर लेंगे। ऐसा इसी अधिनियम धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत बताया गया है कि परंतु प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह संविधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रवृत्त रहा था, मतलब कि प्रिवेंटेड था। अब हम बात करते हैं धारा 6 की उपधारा 2 के बारे में। अब धारा 6 की उपधारा 2 क्या कहती है? अब यहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी के पास पूरा का पूरा निर्णय लेने का भार है, वो आ चुका है। देखिए, यह पात्र व्यक्ति है जिसने इस प्रथम अपील अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। अब जो निर्णय लेगा प्रथम अपील अधिकारी उसे बताया गया है धारा 6 की उपधारा 2 में। इसमें कहा गया है कि या तो प्रथम अपील अधिकारी क्या करेगा, इस पदाभिहित अधिकारी को बोलेगा कि विनिर्दिष्ट काल अवधि के अंदर ये इस व्यक्ति को सेवा प्रदान करे। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि प्रथम अपील अधिकारी इस पात्र व्यक्ति की अपील को रद्द कर देता है तो इससे अगली कंडीशन जन्म लेती है। लेकिन यहाँ पर जो भी डिसीजन प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा लिया गया है वह बताया गया है धारा 6 की उपधारा 2 में। देखिए, लिखा हुआ है प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा। अब हम बात करते हैं जो इसकी अगली कंडीशन होगी। पहली कंडीशन में यदि वो बोल देता है कि सेवा प्रदान करें तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वह यह अपील रद्द कर सकेगा तो अपील रद्द करने पर यहाँ अगली कंडीशन क्या आती है कि ये जो पात्र व्यक्ति है, ये पात्र व्यक्ति इस प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर भी अपील कर सकता है। और वो कहाँ कर सकता है? द्वितीय अपील प्राधिकारी को। कहाँ पर कर सकता है? तो द्वितीय अपील प्राधिकारी को। कब? वह समझिए। यहाँ पर अब आपको धारा 6 की उपधारा 3 समझना होगी कि यदि प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, मतलब कि जो भी यह प्रथम अपील अधिकारी ने अपना डिसीजन दिया, अपना निर्णय दिया कि वह या तो सेवा प्रदान करे या तो वह अपील रद्द कर दे, तो जिस भी दिनांक को उसने यह निर्णय दिया कि वह अपील रद्द कर रहा है पात्र व्यक्ति की, उससे 60 दिन के भीतर यह पात्र व्यक्ति द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपनी अपील दर्ज करा सकता है। लेकिन फिर वही कंडीशन, यदि कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वह पात्र व्यक्ति 60 दिन में इस लायक नहीं था कि द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सके, तब उस 60 दिन के बीत जाने के बाद भी इस द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा इस पात्र व्यक्ति का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। देखिए, ये लिखा हुआ है धारा 6 की उपधारा 3 पढ़ेंगे। प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, विनिश्चय मतलब होता है डिसीजन, तो विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी। जी हाँ, द्वितीय अपील प्राधिकारी को कब तक की जा सकेगी? 60 दिन के भीतर। लेकिन यदि 60 दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा, कब? जब उसको यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था, यानी कि प्रिवेंटेड था। ठीक है, तो धारा 6 की उपधारा 3 भी समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं धारा 6 की उपधारा 4 के बारे में। अब यहाँ पर जो धारा 6 की उपधारा 4 है, ये पूरी की पूरी आधारित होती है द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय पर। कैसे उस पर आधारित होती है? समझिए कि जैसे यहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी ने इस व्यक्ति को सेवा प्रदान करने की बात की थी या इसके अपील को रद्द कर दिया था, ऐसा ही कुछ डिसीजन दिया जाएगा द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा। जी हाँ, या तो द्वितीय अपील प्राधिकारी इस पदाभिहित अधिकारी को यह कहेगा कि इस पात्र व्यक्ति को सेवा प्रदान करे, या तो यह द्वितीय अपील प्राधिकारी इस पात्र व्यक्ति के अपील को रद्द कर देगा। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा है
कि द्वितीय अपील प्राधिकारी ने इस पात्र व्यक्ति की यदि अपील को रद्द कर दिया तो इसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर इस द्वितीय अपील प्राधिकारी ने इस पदाभिहित अधिकारी को यह आदेश दिया है कि विनिर्दिष्ट काल अवधि के भीतर प्रथम जो पदाभिहित अधिकारी है वह इस पात्र व्यक्ति को सेवा प्रदान करे, इसका मतलब इस द्वितीय अपील प्राधिकारी ने यह माना है, पदाभिहित अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी ने अपनी सेवाओं का या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, तो यहाँ पर इस द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा इनके ऊपर शास्ति यानी कि पेनल्टी भी लगाई जाएगी। और यही बताता है धारा 6 की उपधारा 4। कैसे वह समझिए, जो धारा 6 की उपधारा 4 है वह समझिए कि द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसे कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को रद्द कर सकेगा। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूं तो द्वितीय अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान करने के आदेश के साथ धारा 7 जो कि सेक्शन 7 है कि उपबंधों के अनुसार यानी प्रोविजन के अनुसार शास्ति यानी पेनल्टी अधिरोपित कर सकेगा यानी कि इम्पोज कर सकेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी धारा 6 की उपधारा 4 का और खा को आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे धारा 6 की उपधारा 5 के बारे में। अब धारा 6 की उपधारा 5 क्या कहती है वह समझिए कि यदि पदाभिहित अधिकारी समझ के होंगे जो सरकारी सेवा प्रदान करता है के द्वारा धारा 5 की उपधारा 1 का पालन नहीं किया गया है। अब धारा 5 की उपधारा 1 क्या थी वह देख लीजिए। इस पात्र व्यक्ति के द्वारा जो इस पदाभिहित अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया गया है या इसके द्वारा जो नियुक्त प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति था उसको आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तभी से निश्चित सीमा प्रदान की जाएगी और इसके द्वारा इस पदाभिहित के अधिकारी के द्वारा इस आवेदन को अभिस्वीकृत किया जाएगा। ये कहती है धारा 5 की उपधारा 1। तो यहाँ पर धारा 6 की उपधारा 5 का क्या कहती है कि यदि पदाभिहित अधिकारी के द्वारा धारा 5 की उपधारा 1 का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय यानी कि डिसीजन उसी प्रकार होगा जैसा कि प्रथम अपील का होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप एक छोटी सी कंडीशन समझिए कि यदि यह पदाभिहित अधिकारी इस धारा 5 की उपधारा 1 का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं करता है, तब प्रथम अपील अधिकारी के पास यह पात्र व्यक्ति जा सकता है और अपनी अपील दर्ज करा सकता है। इसे प्रथम अपील के जैसे ही विनिश्चय किया जाएगा यानी उसका डिसीजन दिया जाएगा। बात करें धारा 6 की उपधारा 5 खा के बारे में, तो ये धारा कुछ इस तरह से है कि इसमें भी यही बोला गया है कि जो ये पदाभिहित अधिकारी है यदि ये धारा 6 की उपधारा 2 नहीं मानता। अब धारा 6 की उपधारा 2 क्या है तो वह समझिए कि प्रथम अपील अधिकारी, ये जो प्रथम अपील अधिकारी है विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील रद्द कर सकेगा। तो मान के चलिए ये जो प्रथम अपील अधिकारी है इसने बोला पदाभिहित अधिकारी को कि आप सेवा प्रदान करो, तो मान के चलो कि यदि यह पदाभिहित अधिकारी तब भी सेवा प्रदान नहीं कर रहा है तो यह पात्र व्यक्ति इस धारा के पालन ना होने पर यह द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है या अपनी अपील प्रदान कर सकता है या आवेदन प्रदान कर सकता है। यह बताया गया है धारा 6 की उपधारा 5 खा में। सो होपफुली ये धारा 6 की उपधारा 5 खा आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं धारा 6 की उपधारा 6 के बारे में। अब धारा 6 की उपधारा 6 क्या है वह समझिए। देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा जो भी पदाभिहित अधिकारी है उसे सेवा प्रदान करने का आदेश दिया जा रहा है और इसके अलावा जो अपील प्रदान की जा रही है पात्र व्यक्ति के द्वारा वह अपील पर भी निर्णय दे रहे हैं प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी। तो इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? इनके पास है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 में जो भी सिविल न्यायालय में निहित होती है शक्ति, वह शक्ति प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास है। अब वो शक्तियाँ कौन सी हैं? दस्तावेजों का
प्रकटीकरण, जी हाँ, यहाँ पर दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा, साथ ही पदाभेद अधिकारी तथा अपीलार्थी की सुनवाई का समन जारी करना, मतलब उन्हें एक तरीके से अपने सामने बुलाना। वहीं हम बात करें कि ऐसे अन्य विषय जो इसमें विहित किए जाएं यानी प्रेस्क्राइब्ड किए जाएं, वह भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं धारा 7 यानी कि सेक्शन 7 के बारे में। धारा 7 जो कि शास्ति को प्रदर्शित करता है यानी कि पेनल्टी को प्रदर्शित करता है। यह जो शास्ति या पेनल्टी इम्पोज की जाती है या अधिरोपित की जाती है, वह हमेशा द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा ही अधिरोपित की जाती है या इम्पोज की जाती है। वहीं यह द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा किसके ऊपर इम्पोज की जाती है या अधिरोपित की जाती है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी या पदाभेद अधिकारी के ऊपर इम्पोज की जाती है यानी कि अधिरोपित की जाती है। ऐसा क्यों, वह समझिए। क्योंकि जो पदाभेद अधिकारी है, इस व्यक्ति ने इस पात्र व्यक्ति को सेवा प्रदान करने में असफल हुआ है या इसने विलंब किया है, इस वजह से इसके ऊपर जो पेनल्टी या शास्ति अधिरोपित की जाएगी। वही बात करूं प्रथम अपील अधिकारी की, तो इस प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा जो पदाभेद अधिकारी है उसे सही आदेश नहीं दिया गया या इसने बिना किसी कारण के इस पात्र व्यक्ति का आदेश रद्द कर दिया है, ऐसी कोई भी कंडीशन उत्पन्न होने पर प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर भी शास्ति यानी कि पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और यह करेगा कौन, द्वितीय अपील प्राधिकारी। अब इसके लिए अलग अलग उपधाराओं में बताया गया है धारा 7 के अंतर्गत, वह समझिए, एक एक करके समझते हैं। जो धारा 7 की उपधारा 1 का है यानी कि सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1A है, वह यह कहता है कि जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी मतलब कि सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी की यह राय है कि पदाभेद अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि यहाँ पदाभेद अधिकारी के असफल होने की बात की जा रही है। आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर जो धारा 7 की उपधारा 1 का है उसमें असफल होने की बात की जा रही है। किसके असफल होने की, तो पदाभेद अधिकारी की। और यदि यह असफल होता है तो उसके ऊपर जो शास्ति अधिरोपित की जाएगी वह 500 रुपये से कम नहीं होगी और 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। सो होपफुली धारा 7 के 1 का यानी कि जो सेक्शन 7 है उसका सबसेक्शन 1A आपको समझ में आ गया होगा कि यह पदाभेद अधिकारी के यानी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के असफल होने पर उस पर लगाई जा रही है और ये 500 से कम नहीं और 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। वही हम बात करते हैं धारा 7 की उपधारा 1 खा के बारे में। यहाँ पर यह भी पदाभेद अधिकारी के बारे में ही बात कर रही है यह उपधारा, लेकिन यहाँ पर इसके विलंब किए जाने की बात की जा रही है। जी हाँ, ये जो पदाभेद अधिकारी है इसने सेवा प्रदान करने में विलंब कर दी है। जी हाँ, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो पात्र व्यक्ति है इसने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस पदाभेद अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन इस पदाभेद अधिकारी के द्वारा जो निश्चित दी गई समय सीमा थी, निश्चित की गई समय सीमा थी वह 20 दिन थी, लेकिन इस पदाभेद अधिकारी ने 30 दिन का समय लेते हुए इस व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया। तो इस तरह देखा जाए तो दी गई निश्चित की गई समय सीमा थी या दी गई समय सीमा थी 20 दिन और समय लिया गया 30 दिन, तो देखा जाए तो 10 दिन का इसने विलंब किया है। तो जो 10 दिन का विलंब किया है उस विलंब के होने पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से इसके ऊपर पेनल्टी यानी कि शास्ति अधिरोपित की जाएगी। जी हाँ, देखिए जो जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभेद अधिकारी ने, यहाँ पर यह अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब किया है, तो वह पदाभेद अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। और जो अधिकतम कितना जाएगा, 5000 रुपये। जी हाँ, तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जितने भी दिन विलंब किए जाएंगे उसके हिसाब से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना यानी कि पेनल्टी या शास्ति अधिरोपित की जाएगी, लेकिन यह जो शास्ति होगी वह 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। अब यदि जो पदाभेद अधिकारी है उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर जो यह पेनल्टी या जो शास्ति अधिरोपित की गई है वह सही नहीं है, तो उसे भी युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा उसकी सुनवाई को लेकर। यह बताया गया धारा 7 की उपधारा 1 में। बात करते हैं धारा 7 की उपधारा 2 के बारे में। यहाँ पर A और B जो उपधारा है उसके बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ पर डायरेक्ट सेक्शन 7 की सबसेक्शन 2 की बात की गई है क्योंकि यह जुड़ी है प्रथम अपील अधिकारी से। यहाँ पर जो प्रथम अपील अधिकारी है,
अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरह से नहीं करता है, तब इसके ऊपर भी शास्ति अधिरोपित की जाएगी द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो 500 रुपये से कम नहीं और 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। समझ में आया? मतलब प्रथम अपील अधिकारी भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा तो उसके ऊपर भी 500 से 5,000 तक पेनल्टी या शास्ति अधिरोपित की जाएगी। लेकिन यदि उस प्रथम अपील अधिकारी को भी ऐसा लगता है कि उसके ऊपर जो शास्ति अधिरोपित की गई है वैसा ही नहीं है, तो उस पर भी जो सुनवाई होनी है उसके लिए उसे युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 7 की उपधारा 2 भी समझ चुके होंगे। अब धारा 7 की उपधारा 3 क्या कहती है? तो देखिए, धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत पदाभेद अधिकारी के ऊपर शास्ति अधिरोपित की गई और धारा 7 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर जो पेनल्टी या शास्ति अधिरोपित की गई। तो इन दोनों से या इनमें से किसी एक से भी जो शास्ति प्राप्त होती है, जो जुर्माना या जो पेनल्टी प्राप्त की जाती है, वह शास्ति प्रतिकर के रूप में, प्रतिकर मतलब होता है कंपनसेशन, तो कंपनसेशन के रूप में अपीलार्थी को प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर अपीलार्थी कौन है? तो यहाँ पर अपीलार्थी है यह पात्र व्यक्ति। तो जो भी पेनल्टी या जो भी शास्ति इन लोगों से वसूल की जाएगी उसे कंपनसेशन के रूप में इस पात्र व्यक्ति को प्रदान कर दी जाएगी। यह कहती है धारा 7 की उपधारा 3। यह देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो धारा 7 की उपधारा 3 है, द्वितीय अपील प्राधिकारी उसके द्वारा यथास्थिति उपधारा 1 या 2 के या दोनों में अधिरोपित शास्ति में से ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में जो कि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को दिए जाने का आदेश दे सकेगा। समझ में आ गया? तो ये पेनल्टी की जो राशि मिलेगी वो प्रतिकर या कंपनसेशन के रूप में किसको मिलेगी? पात्र व्यक्ति या अपीलार्थी को। बात करते हैं धारा 7 की उपधारा 4 के बारे में। देखिए, यहाँ पर अभी तक जो भी पेनल्टी इंपोज की गई, चाहे वो प्रथम अपील अधिकारी या पदाभेद अधिकारी, इससे एक बात सिद्ध होती है कि इन व्यक्तियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया। तो ये जो द्वितीय अपील प्राधिकारी है, यह सिफारिश कर सकेगा कि इन दोनों व्यक्ति या इनमें से जो भी व्यक्ति के ऊपर इसने शास्ति अधिरोपित की है उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए, क्योंकि इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी यानी सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी का यह समाधान हो जाता है कि पदाभेद अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है, तो वह यथास्थिति उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करेगा। तो यहाँ पर यह धारा भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं धारा 8 के बारे में, जो कि है पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन के बारे में। देखिए, अभी हमने देखा कि धारा 7 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा प्रथम अपील अधिकारी या पदाभेद अधिकारी को शास्ति अधिरोपित की गई है या उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई है। यदि प्रथम अपील अधिकारी या पदाभेद अधिकारी को ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जो शास्ति अधिरोपित किए जाने का आदेश है वह गलत है, तो वह इस हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को। लेकिन यह नाम निर्दिष्ट अधिकारी को जो आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा वह कितने दिनों के भीतर किया जाएगा? तो यहाँ पर जब द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा इस प्रथम अपील अधिकारी या पदाभेद अधिकारी के ऊपर पेनल्टी या शास्ति अधिरोपित की गई थी, उस दिए गए आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर यह प्रथम अपील अधिकारी या पदाभेद अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है धारा 8 क्या कहती है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिए गए आदेश से व्यथित पदाभेद अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा। सो होपफुली ये समझ में आएगा। अब इसके आगे की जो लाइन है वह भी समझिए।
परंतु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया गया था, तो वह ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात भी ग्रहण कर सकेगा। इस लाइन को समझिए कि मान के चलिए कि इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो 60 दिन के अंदर इस राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त नाम निर्दिष्ट अधिकारी को अपना जो आवेदन प्रस्तुत किया जाना था वह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह नाम निर्दिष्ट अधिकारी ऐसा मान लेता है कि किसी ठोस कारण की वजह से जो प्रथम अपील अधिकारी या पदाभेद अधिकारी अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो वह 60 दिन की समय सीमा पूर्ण हो जाने के बाद भी इन प्रथम अपील अधिकारी या पदभेद अधिकारी से आवेदन स्वीकार कर लेगा। सो होपफुली ये धारा 8 भी आपकी समझ में आगे होगी। बात करें यदि हम धारा 9 के बारे में, तो यहाँ पर धारा 9 है सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। इसे हम एक उदाहरण के तहत समझते हैं कि मान लीजिए कि यह कोई पात्र व्यक्ति है जिसने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है बिजली कनेक्शन के लिए। यह जो पदाभेद अधिकारी है इसने 20 दिन की निश्चित की गई समय सीमा प्रदान की कि इस पात्र व्यक्ति के घर में 20 दिन के अंदर मीटर लग जाएगा, यानी बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन होता यह है कि यह इस पदाभेद अधिकारी को ऐसा पता चलता है कि जो मीटर आने वाले हैं, जो नए मीटर आने वाले हैं, वह काफ़ी अच्छे हैं और इससे इस पात्र व्यक्ति को फायदा होगा, तो वह इस व्यक्ति के घर में जो बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाना था वह 20 दिन की बजाय 30 दिन के अंदर प्रदान करवाता है, जिससे यह पात्र व्यक्ति यदि आगे कभी प्रथम अपील अधिकारी से अपनी अपील प्रस्तुत करता है कि पदाभेद अधिकारी के द्वारा विलंब किया गया है और पदाभेद अधिकारी अपने विलंब का कारण बता देता है कि वह चाहता था कि इनके घर जो मीटर लग रहा है वो अच्छा मीटर लगे, जो आने वाले स्टॉक थे मीटर के उसमें काफ़ी अच्छे मीटर थे, इस वजह से इसने 10 दिन का विलंब किया, तब इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और ऐसा किस धारा के अंतर किया जाएगा, तो यह किया जाएगा धारा 9 के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने वाली आशायित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। सो होपफुली यह धारा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं धारा 10 के बारे में। धारा 10 कहती है नियम बनाने की शक्ति। यह जो अधिनियम है इसको लेकर जो भी नियम बनाने की शक्ति है वह किसके पास है? राज्य सरकार के पास। तो धारा 10 की उपधारा 1 यानी कि सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1 बताता है कि जो नियम बनाने की शक्ति है वह राज्य सरकार के पास है। लेकिन धारा 10 की उपधारा 2 यह कहती है कि राज्य सरकार जो भी नियम बनाएगी वह उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी। तो धारा 10 की उपधारा 2 क्या कहती है कि राज्य सरकार के द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। इसके बाद है धारा 11 जो कि है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि हम बात करें कि यदि इस अधिनियम को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को असंगत ना होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी। तो इस तरह यदि हम देखें तो राज्य सरकार इस अधिनियम को प्रभावशील करने के लिए जो भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगी। सो होपफुली यह धारा 11 आपको समझ में आ गई। इससे ज़्यादा इस धारा को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो भी पूरी 11 धाराएँ आपको समझाई गई हैं वह आप समझ पाए होंगे और भविष्य में इससे जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप आसानी से लिख पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आज इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।